गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी सीरीज चल रही है वो गरीबी पर आधारित, गरीबी और बेरोजगारी। तो इससे पहली वीडियोस गरीबी के गुणांक या इसके संबंधित समितियाँ कौन कौन सी बनी हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गरीबी के क्या कारण होते हैं और गरीबी उन्मूलन के लिए क्या उपाय होने चाहिए। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गरीबी की रेखा, पोवर्टी लाइन। देखना, पोवर्टी लाइन क्या होती है। पोवर्टी लाइन वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी उपभोग व्यय से संबंधित न्यूनतम खर्चे नहीं कर पाता या उसकी जो उपभोग की आवश्यक वस्तुएं होती हैं, भोजन, आवास और वस्त्र, इनके लिए धन जुटाने के लिए उस पर खर्च नहीं होता। अलग अलग समितियों के द्वारा ये अलग अलग मापदंड बताए गए हैं। जैसे एक सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2004 में। भारत सरकार को जी रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 2009 में। इसने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग मापदंड की उपभोग प्रति महीने प्रति व्यक्ति 816 रुपये होना चाहिए। अगर 816 से उसकी आय कम है या फिर उपभोग व्यय इससे कम है, वो गरीब या निर्धन कहलाएगा। वहीं दूसरी ओर एक श्री रंगराजन समिति बनी है। इसका गठन 2012 में हुआ था और रिपोर्ट अपनी जो प्रस्तुत की थी वो 2014 में। इसमें दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 प्रति महीने की आय होनी चाहिए या उपभोग व्यय होना चाहिए और नगर क्षेत्र के लिए ये 1407 रुपये बताई गई है। तो हर एक समिति के द्वारा अलग अलग बताया गया है। वहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये धनराशि प्रतिदिन $1.9 होनी चाहिए, USD अमेरिकी डॉलर। तो गरीबी की रेखा क्या होगी, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के उपभोग करने के लिए व्यय नहीं होगा जिसके पास। जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति है। सुरेश, इससे पहली वीडियोस हम इस पर बना चुके दो। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण में कितनी होनी चाहिए, गांव में और नगर, ये दोनों अलग अलग हैं। गांव के लिए 816 रुपये होनी चाहिए, नगर के लिए 1000 रुपये होनी चाहिए प्रति महीना। 30 से इसको डिवाइड करते हैं, पर डे का आ जाएगा उपभोग व्यय। वहीं दूसरी ओर जो केलकर समिति है, तो केलकर समिति ने यही आंकड़े ये दिए 972 रुपये और नगरों के लिए 1407 रुपये, दोनों के अलग अलग। ये तो सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा और ये दूसरा आंकड़ा हो जाएगा श्री रंगराजन द्वारा। वहीं जो IBRD का नाम होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.9 अमेरिकी डॉलर, जिसकी प्रतिदिन की आय इतनी नहीं होगी या उपभोक्ता है वो गरीब कहलाएगा, निर्धन कहलाएगा। अब सवाल यह है कि निर्धनता या गरीबी बढ़ने के क्या कारण होते हैं। इसके 6 या 7 प्रमुख कारण होते हैं, ऐसे और भी हैं, तो हम प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे। एक तो ये होगा कि जनसंख्या नियंत्रित जब नहीं होगी, जनसंख्या विस्फोट। एक FT ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट में किसी वर्ष में जन्मे बच्चे अपॉन महिलाओं की संख्या, महिलाएं किस आयु वर्ग की होंगी, ये हो जाएंगी 16 to 49 ईयर्स की। उन महिलाओं की संख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो वहाँ से TFR निकलती है। अगर हमारी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2.5 से अधिक होती है तो इसको बोलते हैं हम जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है उसके कारण भी क्या होता है, गरीबी बढ़ती है। तो गरीबी बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि। देखना, जनसंख्या में निरंतर जो वृद्धि होती जा रही है। अब तो वैसे भी कि भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है, चाइना को पीछे छोड़ दिया गया। एक आ जाएगा इसमें राष्ट्रीय आय में कमी। जो हमारी नेशनल इनकम होती है, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या सकल घरेलू उत्पाद, इसे ही फिर आंकड़े जो निकालते हैं NNP के, नेट नेशनल प्रोडक्शन, और इसी में फैक्टर कॉस्ट पर निकाले जाते हैं। वो टॉपिक अलग हो जाएगा राष्ट्रीय आय का, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। तो राष्ट्रीय आय में अगर कमी होती है उससे भी निर्धनता बढ़ती है, उससे भी गरीबी बढ़ती है। चूँकि राष्ट्रीय आय से PCI निकल जाती है। PCI मतलब पर कैपिटा इनकम। अगर टोटल GDP को, देश की राष्ट्रीय आय को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकलती है। GDP में अगर कमी हो जाएगी तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी उस देश में या उस राज्य में। तो एक कारण तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में कमी। सेकंड इसमें हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, है
ना, इसे डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, वो नहीं कि पहले नंबर पर यही बोलना है दूसरे पर ये। नेक्स्ट देखिए मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में वृद्धि। मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक तरीके से महंगाई को कह सकते हैं, जिसमें वस्तु का मान बढ़ता है और हमारी मुद्रा का मान कम होता है। अगर हम ये बात करते हैं कि ये पेन लास्ट ईयर हम खरीदते हैं 10 रुपीज़ का और इस साल खरीदते हैं 15 रुपीज़ का, तो उसमें जो 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है वो महंगाई होगी। इसी को समझिए कि इन्फ्लेशन बोलते हैं। बाकी ग्राफ से समझाया जाएगा आपको, एक अलग बहुत ही वाइड टॉपिक होता है मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति अगर वृद्धि होती है, इसमें महंगाई बढ़ती है, उससे क्या होगा? इससे भी एक जो निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। सेकंड नेक्स्ट आइए इसमें बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी वैसे कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो भारत में एक मौसमी बेरोजगारी या हम कह सकते हैं छिपी बेरोजगारी भी जो कृषि क्षेत्र में होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में अगर खेत में काम करने वाले व्यक्ति एक परिवार के 5 सदस्य लगे हैं, लेकिन आधुनिक युग में मशीनीकरण के कारण वहाँ पर मशीनें सेटअप की गई हैं, एक व्यक्ति भी इतना ही उत्पादन करता है। इकोनॉमिक्स में एक उदाहरण दिया गया है एक अर्थशास्त्री के द्वारा कि अगर एक खेत में 100 कुंतल गेहूँ पैदा होता है, उसे 5 व्यक्ति मिलकर करते हैं। 5 में से 4 को अगर हटा दिया जाए, एक व्यक्ति और प्लस मशीन वहाँ पर इनको संगठित करके कार्य किया जाए खेत में, अब भी 100 कुंतल गेहूं का ही प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब जो 4 लोग वहाँ पर लगाए गए हैं, वो 4 लोग क्या कहलाएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगार या छिपी बेरोजगारी। कृषि में एक मौसमी बेरोजगारी भी होती है। तो अगर बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने से भी निर्धनता बढ़ती है, तो निर्धनता बढ़ने का एक कारण क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, पूंजी की अपर्याप्तता, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, है ना। पूंजी देखना क्या होता है, पूंजी कैपिटल किसे कहते हैं? एक सामान्य भाषा में ऐसा धन जो हम धन कमाने के लिए लगाते हैं। जैसे कोई व्यापार करते हैं, हमें कोई दुकान सेटअप करनी है, कोई उद्योग हमें लगाना है, उसके अंदर जो हम निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, वो पूंजी कहलाएगा। अगर हम किसी दुकान के लिए बिजली का कनेक्शन लेते हैं, वो क्या खर्च जो होगा? पूंजी, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें हम नौकर रखते हैं वहाँ पर, वो भी क्या हो जाएगा? एक पूंजी कहलाएगी, उस पर जो खर्च किया जाएगा। तो पूंजी क्या होती है? जो निवेश के लिए हम खर्च करते हैं, वो पूंजी। ऐसा धन जो धन लगाने के लिए खर्च करते हैं। बाकी जो हम घरों में अपना बिजली का कनेक्शन लेते हैं, वो एक एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारी एक बचत में से वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा उपभोग के लिए। तो पूंजी की अपर्याप्तता, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। अगर हमारे पास टोटल पूंजी नहीं होगी कुल पर्याप्त मात्रा में, तो हम कोई उद्योग या कोई कारोबार या कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो एक ये भी निर्धनता का कारण हो जाएगा, पूंजी की अपर्याप्तता। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें पुरातन परंपराएं। पुरातन परंपराएं क्या होती हैं? जो रूढ़िवादी चली हुई आ रही है। रूढ़िवादिता जैसे भेदभाव करना या कुछ और भी, महिलाओं को कम आंकना। अब से पहले जो परंपरा थी कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अगर देखते हैं, चूँकि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, महिला सशक्तिकरण, उसमें अगर देखते हैं हर क्षेत्र में ही अहम भूमिका निभाती हैं महिलाएं। तो जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, उन पर अगर हम अड़ित रहते हैं, एक ऑर्थोडॉक्सीनेस बढ़ती है, इससे कट्टरवादिता बढ़ती है। ये भी एक निर्धनता के लिए जिम्मेदार है। तो पुरातन परंपराएं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या होती है देखना, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, आधारभूत या मूलभूत संरचना। मूलभूत संरचना में किसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें से टूल्स होंगे जो जिम्मेदार होते हैं। जैसे वहाँ का यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें कैसी हैं, या वहाँ का संचार व्यवस्था, वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था, वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा और पोर्टेबल वाटर, ये क्या होते हैं? आधारभूत संरचना। अगर आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? निर्धनता आ सकती है। तो आधारभूत संरचना की कमी या फिर इसमें अपर्याप्तता, प्रॉपर मात्रा में, कहीं पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है। अगर बैंक नहीं है वहाँ पर, तो बैंक से लोन वहाँ पर जारी नहीं होंगे। अगर बैंक लोन नहीं होंगे तो हम बड़े उद्योग या व्यापार सेटअप नहीं कर सकते। तो ये क्या कारण है? इसके कुछ 7 इसके मुख्य कारण हैं। एक तो राष्ट्रीय आय में कमी होना, जनसंख्या वृद्धि होना, मुद्रास्फीति में वृद्धि होना, या फिर बेरोजगारी में वृद्धि होना, बेरोजगारी बढ़ना, पूंजी की अपर्याप्तता। व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास निवेश के लिए पर्याप्त धन नहीं है, पूंजी नहीं, कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट इसमें पुरातन परंपराएं, जो ओल्ड पैटर्न पर चले हुए आ रहे हैं कुछ ऐसे, तो पुरातन परंपराएं, पुरानी परंपराएं। नेक्स्ट आ जाएगा आधारभूत संरचना की कमी, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोर्टेबल वाटर, संचार, विद्युत और ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये विकसित नहीं है तो वहाँ पर भी निर्धनता या गरीबी जन्म ले सकती है।
आगे हम बात करते हैं कि इसके गरीबी को रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। ये तो हमने कारण की बात की है, गरीबी को हटाने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। तो उपाय इन्हीं का विलोम अब अगर देखें, इन्हीं का उल्टा कर देंगे। जनसंख्या वृद्धि है तो जनसंख्या में कमी की जाएगी। इसमें अलग अलग देख लेते हैं हम। एक तो जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी में वृद्धि। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ऐसे कोई बजट पेश किए जाएंगे जिसमें हमारी जीडीपी में वृद्धि हो जाए। जब जीडीपी में वृद्धि होगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, यहाँ से पीसीआई का मान बढ़ेगा। पीसीआई हम कैसे निकालते हैं? पीसीआई मीन्स क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। इसमें जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। जीडीपी को अगर जनसंख्या से भाग करते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उपभोग की वस्तुएं व्यय करने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। इससे क्या होगा? अगर जीडीपी में वृद्धि होती है तो निर्धनता दूर हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, यानी कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर नियंत्रित कर लिया जाए, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति अगर ना हो, तो उससे क्या हो जाएगा? एक खाद्यान्न बढ़ेगा और उसमें पहुंच में आ जाएगा खाद्यान्न भी, यानी कि ये पीसीआई का मान भी कहीं ना कहीं उससे बढ़ेगा। तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। एक कृषि विकास, कृषि विकास को हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। 3 क्षेत्रों में कौन कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। फर्स्ट हो जाएगा कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कृषि में? कृषि क्षेत्र में समस्त कृषि, खनन और वनीकरण, फॉरेस्टिफिकेशन, और एक इसमें आ जाएगा माइनिंग। ये सब क्या होगा? कृषि विकास। अगर उसमें विकास होता है तो हमारे पास खाद्यान्न बढ़ते हैं, खाद्यान्न बढ़ते हैं तो निर्धनता दूर होती है इससे। नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी में कमी। अगर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, तो उससे क्या होगा? उससे भी निर्धनता दूर होगी, लोगों की उससे आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी, खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी। वो किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, अपनी न्यूनतम उपभोग वस्तुएं वो खरीदने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे सबसे पहले एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला गया था भारत सरकार के द्वारा। गला आज खराब है हमारा। 20 सूत्रीय 1982 में। लेकिन अभी आने की बात करते हैं। ये तो जैसे SGSY है ना, इसमें ये चला गया है, ये संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। एस से क्या बनेगा? संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। देखना इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, ये हिंदी में ही होती है इसकी फुल फॉर्म। क्या सोच ऐसी रही होगी सरकार की। SGSY 1999 में चला गया था प्रोग्राम, 1999 में। इसमें यूथ्स को, जो ग्रामीण यूथ्स होंगे, उनको 1 लाख से 2 लाख रुपए ऋण मुहैया कराएगी सरकार, जिससे अपना वो स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे IRDP और ट्राइसेम योजनाओं को मिला गया। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक नया प्रोग्राम, एक नई योजना शुरू की, SGSY योजना 1999 में। IRDP क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एक तो ये बनाया गया, और एक ट्राइसेम, इसमें जो ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए गांव के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए टूल्स कुछ दिए जाते थे और उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना तैयार की, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसका आपको वर्ष भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं NGRY, नेशनल ग्रामीण रोजगार योजना। ये कब? 2012 और 13 में स्टार्ट की गई थी। जो गांव के यूथ्स हैं उनको रोजगार देने के लिए ऐसी एक और योजना चलाई गई। उससे क्या होगा? निर्धनता दूर होगी। नेक्स्ट देखते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में की गई थी। इसमें 20 पहलुओं पर बल दिया गया। जैसे स्वच्छता भी इसमें आ जाएगा, स्वच्छता, या फिर उसमें अन्न वितरण करना, और कुछ कार्य के बदले अनाज या उनको जो भी ग्रेनरी दी जाएगी। ऐसे सब कार्यक्रम जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, पोर्टेबल वाटर, पेयजल, इन सब को मुहैया कराया गया था। तो आपको सिर्फ यही करना है, 20 सूत्रीय, यानी कि 20 अलग अलग कार्य याद करेंगे हम। 20 सूत्रीय 20 फोल्डेड प्रोग्राम 1982, इसका सन भी आपको याद करना है, वर्ष। एक मनरेगा, मनरेगा देखना बहुत ही पॉपुलर है मनरेगा। इसका पुराना नाम क्या था? नरेगा, नेशनल रूरल
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम फिर 2009 में मनरेगा किया गया था। तो नरेगा की जो शुरुआत हुई थी ये 2006 में हुई थी। नाम मनरेगा इसका किया गया था जब M4 महात्मा गांधी जोड़ा गया, वो 2009 में जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या दिया जाता है कि न्यूनतम, इसमें देखना बारिश बहुत तेज हो रही है, न्यूनतम मजदूरी इसमें तय की गई थी कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन के रोजगार के साथ साथ उसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई थी। अब तो वर्तमान में ये दिया गया है कि अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं है तो राज्य सरकार उसको एक अलग से कोई भी मेहनताना दे सकती है, एक्स्ट्रा धनराशि जुटा सकती है उसके लिए, और 5 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। इससे दूर अगर जाना है तो उसके लिए 15% या कुछ अलग दिया जाएगा। वर्तमान में 100 दिन के रोजगार के लिए प्रतिदिन 204 रुपये की धनराशि, ये यूपी की बात है। इससे पहले कितना था 188, इसमें धनराशि बढ़ाई गई थी 203 या 204 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पूरा, तो 204 इसमें रुपीज़ इतने दिए जाएंगे। अगली एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें किसानों को भी पैसा दिया गया था कि किसानों के खाते में 2000 रुपये आएंगे और महिलाओं को 500 रुपये माह दिया जाएगा। और इसी में मनरेगा की भी जो धनराशि बढ़ाई गई थी, मनरेगा में जो प्रतिदिन का खर्च था। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं, चल रही हैं अभी भी वर्तमान में। तो एक बार फिर से और देखिएगा, पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा, गरीबी की रेखा हर समिति के द्वारा या जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा अलग अलग बताई गई है। इसमें दो हम मुख्य करेंगे, एक तो सुरेश तेंदुलकर और एक सी रंगराजन समिति। रंगराजन के आंकड़े ये हो जाएंगे इसमें यहाँ पर, और तेंदुलकर की हो जाएंगी। सुरेश तेंदुलकर समिति उसमें कि गांव में, ग्राम में 816 प्रति महीना होना चाहिए और नगरों में 1000 होना चाहिए। रंगराजन के अनुसार 972 होना चाहिए गांव में प्रति महीने, आय इतनी होनी चाहिए, और नगरों में 1407 रुपये होने चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वो गरीब निर्धन कहलाएगा। इसी को गरीबी की रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1.9 पर डे की आय हमारी होनी चाहिए, जिससे हम उपभोग की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर भी ऊर्जा भी जोड़ी गई है कि हमें इतने ऊर्जा का भोजन भी प्रतिदिन मिलना चाहिए। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय आय में कमी होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, मुद्रास्फीति की वृद्धि होना, पूंजीगत हमारे पास जो पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ना होना, बेरोजगारी में वृद्धि होना, पुरातन परंपराएं, ओल्ड पैटर्न, पुरानी जो प्रथाएं चली हुई आ रही हैं, और आधारभूत संरचना में कमी होना। आधारभूत संरचना में क्या क्या आएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, यातायात, और उसमें विद्युत, संचार, पोर्टेबल वाटर और स्वास्थ्य आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें आधारभूत संरचना की अगर कमी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी को रोकने के निर्धनता को रोकने के उपाय क्या होंगे, जीडीपी में वृद्धि करनी पड़ेगी। जीडीपी में जब ग्रोथ होगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता उसमें कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और एक कृषि विकास। बेरोजगारी में कमी, अगर बेरोजगारी में कमी की जाएगी उससे भी निर्धनता कम होगी। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में 2 योजनाओं को जोड़कर चलाई गई थी, और फिर चलाई गई नेशनल ग्रामीण रोजगार योजना 2012 और 13, अभी तक भी चल रही है। इसमें एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये हमें ऊपर लिखना था लेकिन कोई नहीं, ये 1982 में चलाया गया, और फिर मनरेगा चलाई गई। अब वर्तमान में भी जो एग्जिस्ट में है ये 2020 में चली थी लॉकडाउन के बाद में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत किसानों को पैसा दिया गया और महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। तो ये गरीबी के कुछ कारण और उसके निवारण थे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।